सो गाइस, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर हम पाली भाषा के बारे में बात करेंगे, प्राकृत भाषा के बारे में बात करेंगे और अपभ्रंश भाषा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, 3 भाग होंगे। ठीक है, इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 3 भाग है। ठीक है, पहला हमारा है पाली, दूसरा हमारा है प्राकृत और तीसरा हमारा है अपभ्रंश। ठीक है, तो हम पहले के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे हम। ठीक है, हम पहले के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे, पाली के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो पाली भाषा का जो समय है वह है 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक, प्रथम शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, पाली का जो समय है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, पाली को हम प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली को प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली को प्रथम देश भाषा भी कहते हैं। पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। ठीक है, पाली को हम संस्कृत का अपभ्रंश भी कहते हैं। पाली को हम संस्कृत का अपभ्रंश भी कहते हैं। पाली को संस्कृत का अपभ्रंश भी कहते हैं। पाली आम जन की भाषा थी। पाली आम जन की भाषा थी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। इसीलिए पाली को हम बुद्ध वचन भी कहते हैं। पाली को बुद्ध वचन भी कहा जाता है। पाली को हम बुद्ध वचन भी कहते हैं।
बौद्ध साहित्य त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखे गए। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक भी पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, ये रही पाली भाषा के बारे में विस्तार से जाने समझे हम। ठीक है, आप इसका नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृत भाषा के बारे में विस्तार से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, आप इसका नोट्स बनाओ। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। प्राकृत भाषा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा है प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत के बारे में बात करेंगे। प्राकृत का जो समय है वह है प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत का जो समय है वह प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत को हम द्वितीय देश भाषा कहते हैं। प्राकृत को द्वितीय देश भाषा भी कहते हैं। प्राकृत जो भाषा थी प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक फला फूला। प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया। तो मैं कह सकता हूं जैन साहित्य प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, लिखे गए। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए। हेमचंद्र जी को प्राकृत का पारणी कहा जाता है। हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेमचंद्र जी ने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था। ठीक है, तो हेमचंद्र जी ने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था। ठीक है, देखिए जो हेमचंद्र जी जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, प्राकृत जो भाषा थी उसका व्याकरण उन्होंने लिखा था। ठीक है, और प्राकृत भाषा में ही जैन साहित्य लिखे गए थे।
प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखे गए थे। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के बारे में। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के तीसरे भाग के बारे में बात करेंगे, अपभ्रंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो भाग है अपभ्रंश। अब हम अपभ्रंश के बारे में बात करेंगे। अपभ्रंश का जो समय है वह है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका समय है। ठीक है, अपभ्रंश का जो समय है वह है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ होता है, अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ, या देखिए अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ या पथ से भटकना। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ या पथ से भटकना। ठीक है, देखिए अपभ्रंश के अंतिम समय को, अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट नाम भी दिया। ठीक है, अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया, अवहट नाम दिया। अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट कहा। अवहट का जो समय है, अवहट का जो समय है वह है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। अवहट का जो समय है वह है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अवहट को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। अवहट को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। अवहट को संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। ठीक है, एक जो हमारे विद्वान हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट को पुराना हिंदी नाम दिया। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, एक बार और समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अपभ्रंश का जो समय होता है वो होता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट होना या बिगड़ा हुआ या पथ से भटकना। ठीक है, अपभ्रंश के अंतिम समय को, अपभ्रंश के अंतिम समय को कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया। ठीक है,
अवहट का जो समय माना जाता है वह 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अवहट को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। अवहट को संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं। एक जो विद्वान है उसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं और ये कहा भी जाता है कि हिंदी का जो विकास हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से ही हुआ है। हिंदी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये माना जाता है। ठीक है, आप इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे समझेंगे। आप इसका नोट्स बनाओ।